नो, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर का लेकर आए हैं, डेट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन तो होता ही है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होता है, साथ ही साथ कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन रहता है। इसमें कई ग्राफिकल चीज़ भी है, ग्राफ से भी समझने का चीज़ है, और कई मॉडर्न डेफिनेशंस भी इसमें छुपा हुआ है। तो इसीलिए अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रॉपर्टीज तो एक लिक्विड सॉल्यूशन का कई हो सकता है। जितना भी चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन में, वो लिक्विड सॉल्यूशन का, तो लिक्विड सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज कई हो सकता है। हम कहेंगे उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो सकता है, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो सकता है, थर्मल प्रॉपर्टी हो सकता है। तो ऐसा प्रॉपर्टी उसका बहुत है। लेकिन यहाँ एक अलग ही तरह का प्रॉपर्टी पढ़ना चाह रहे हैं हम लोग, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी समझ में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितना तरह का प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। एक लिक्विड सॉल्यूशन का अपना कुछ कंडक्टिविटी हो सकता है, कंडक्टिविटी रिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो गया। मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ये सब चीज़ एक लिक्विड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के टर्म में हम लोग पढ़ लेंगे उन सब चीज़ों को। और ये चीज़ पढ़ने के लिए एक सॉल्यूशन का लिक्विड प्रॉपर्टी, एक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसको पढ़ने के लिए हम लोगों के पास एक चैप्टर ही है पूरा। इसके बाद चैप्टर ही वही वाला चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो बेस्ड ही है लिक्विड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पर। तो उसमें पढ़ेंगे आराम से डिटेल में। यहाँ एक अलग तरह का प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्या कोई सा भी प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो ऐसा नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस तरह का प्रॉपर्टी, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? जो भी प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, वो प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो डायरेक्टली। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहेंगे? तो पहला, एनी प्रॉपर्टीज that depends on number of solute particles, irrespective of their nature, are termed as कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम शॉर्ट में लिखें CP, उतना बड़ा नहीं लिखेंगे, ठीक है। कोई सा भी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। या जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी भी आना चाहिए। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होगा, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉलिड। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, इट्स मोलैलिटी L लंदन। या हम कह सकते हैं ऐसा कोई प्रॉपर्टी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली proportional to molar mass of solute। सॉल्यूट के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो हो जाए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए मोलैलिटी के, या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। अगर कोई प्रॉपर्टी इस पर है तो उनको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन है? तो कई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP, फुल फॉर्म क्या है? रिलेटिव लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
सेकेंड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी EBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, ये भी अपने आप में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी आना चाहिए या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्ट आना चाहिए। तो ये हम लोग देखेंगे आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट है DFP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में घट जाना। एक लिक्विड सॉल्यूशन का अगर फ्रीजिंग पॉइंट घट जा रहा है तो घटा हुआ वैल्यू कितना घट रहा है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। अब है कि नहीं उसको चेक भी करना है हम लोग को, तो चेक भी करेंगे। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैरिटी आ जाए तो होगा। किसी का फ्रीजिंग पॉइंट घट सकता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट घटना एक प्रॉपर्टी है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या कॉलिगेटिव, फ्रीजिंग पॉइंट घटना, जितना फ्रीजिंग पॉइंट घटा है वो मैग्नीट्यूड क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैरिटी आ जाएगा तो होगा, या इस कंडीशन में आ जाएगा तो होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर OP, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन सब 4 तरह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को चेक करना है। 4 तरह का प्रॉपर्टी है, इसको चेक करना है कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं, और हम चेक करेंगे और देखेंगे भी कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं। एक और चीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी लिक्विड सॉल्यूशन का कब चेक करते हैं, जब वो इस कंडीशन को फॉलो करे। ये कंडीशंस अगर है तभी जाके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेक किया जाएगा। फर्स्ट कंडीशन, सॉल्यूशन जो आपको बनाना है वो बहुत पतला सॉल्यूशन होना चाहिए। सॉल्यूशंस मस्ट बी वेरी डाइल्यूट। जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो काफी पतला सॉल्यूशन होना चाहिए। पतला सॉल्यूशन कैसे बनेगा, लिक्विड में बहुत कम सॉल्यूट मिक्स करना है। अब दूसरा सॉल्यूट से रिलेटेड चीज है, ये तो सॉल्यूशन से रिलेटेड कंडीशन हुआ। सॉल्यूट से रिलेटेड कंडीशन, सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। जो सॉल्यूट होना चाहिए वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। और अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो रॉल्स लॉ ऑब्वे होगा। रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, रॉल्स लॉ ऑब्वे होगा। नेक्स्ट, थर्ड कंडीशन, सॉल्यूट को पानी में अगर डाल दें हम लोग, लिक्विड में डाल दें, तो सॉल्यूट ना तो टूटना चाहिए ना ही जुड़ना चाहिए। मीन्स सॉल्यूट का एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन और मिल गई हम लोगों को सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट मस्ट नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सॉल्यूट ना तो टूटना चाहिए ना ही वो जुड़ना चाहिए। जैसे NaCl पानी में डाल दीजिए, क्या बन जाएगा, Na+Cl- टूट गया, इसको कहा जाएगा डिसोसिएशन। फास्फोरस, 4 फास्फोरस का एटम मिलकर क्या बना देगा, P4। तो 4 फास्फोरस का डिफरेंट एटम था, आपस में मिलकर बना दिया P4, एक यूनिट बना दिया, जुड़ गया, एसोसिएशन। ये चीज सॉलिड में नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंडीशन फॉलो नहीं होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन ये तो माना गया था, अजम्पशन था, कंडीशन मान के थ्योरी बनाया गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट जितना भी सॉल्युबल सॉलिड है वो सॉल्ट होता है, और सॉल्ट अगर सॉल्युबल है तो फिर डिसोसिएट होता है। तो डिसोसिएट होगा तो फिर क्या पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पुराना थ्योरी फेल कर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए एक साइंटिस्ट ने काम किया और उसको भी एक फैक्टर बना के मैटर को पूरा क्लोज कर दिया कि आप सॉल्यूट एसोसिएट होगा भी डिसोसिएट होगा भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो फैक्टर मेरा फैक्टर दिया हुआ है, मेरा फैक्टर यूज करिए, काम खत्म हो जाएगा। एक साइंटिस्ट पे काम किया, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर का लास्ट सब टॉपिक बचेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, बहुत इत्मीनान से समझना है, हड़बड़ाना नहीं, उसमें एकदम पूरा फोकस करिए बोर्ड पर, तब समझ में आएगा वो वाला क्लास, उस पर भी थोड़ा टाइम। अब आते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या, RLVP। RLVP का फुल फॉर्म रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन
वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिखते हैं RLVP। यहाँ एक चीज़ देखिए, सॉल्यूशन जब बनाएंगे हम लोग तो सॉल्यूशन बनाने के लिए एक कंडीशन है कि जो सॉल्यूट आपको लेना है वो कैसा, नॉन वोलेटाइल। अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पास तो उड़ने का टेंडेंसी होता ही नहीं, मीन्स इसका वेपर प्रेशर जीरो होगा। प्योर वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट करेंगे पी से, प्योर कंडीशन के लिए नॉट लगा दिए, सॉल्यूट को मानिए 2 नंबर, इसका वेपर प्रेशर जीरो। ये एक लिक्विड है, ये एक सॉलिड है। जो लिक्विड है वो वोलेटाइल नेचर का है, उड़ने की टेंडेंसी हो, उड़ेगा उड़ेगा तो वेपर बनेगा, वेपर बनेगा तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर भी होगा इनका, और उनके वेपर प्रेशर के उड़ने का टेंडेंसी कुछ इतना है, और उसके उड़ने टेंडेंसी का जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर का मैग्नीट्यूड है P1 नॉट। उस लिक्विड में सॉलिड मिक्स कर दिए, उठा के सॉलिड डाल दिए, सॉल्यूशन बन गया, मीन्स 1+2 का मिक्सचर है। अब जब सॉल्यूशन बना तो रेड वाला पार्टिकल तो नॉन वोलेटाइल है, अगर ये नॉन वोलेटाइल है तो ये नहीं उड़ेगा, और जब ये नहीं उड़ेगा तो सिर्फ उड़ेगा ब्लू वाला पार्टिकल, और ब्लू वाला पार्टिकल जो उड़ेगा वो जितना प्योर के फॉर्म में उड़ रहा था उसमें कुछ मिक्स करने का उतना नहीं उड़ेगा। जैसे समझिए आप, पानी था, पानी में चीनी डाल दिए, पानी जितना पहले वेपराइज हो रहा था अब उसमें अगर आप चीनी डाल दोगे तो अब उतना वेपराइज नहीं होगा। तो इसका वेपर प्रेशर जो ना कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो गया, पहले कितना था इतना, अब कितना हो गया इतना, कम हो गया, उड़ने का टेंडेंसी कम हो गया इसका, और इसका उड़ने टेंडेंसी कम होने के कारण वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और इस वेपर प्रेशर कम हो तो कितना कम हुआ, पहले इतना था अब इतना, तो चेंज हो गया, उसका नाम रखिए P1। प्योर कंडीशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P1 नॉट था, इम्प्योर कंडीशन में सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर P1 है। यहाँ हम लोगों को बात समझ में तो आ रहा है कि वेपर प्रेशर कम हो चुका है। तो जब एक आप सॉलिड, एक लिक्विड में सॉलिड मिक्स कर दीजिएगा तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी आने लगेगा। अब जब वेपर प्रेशर में कमी आएगा तो कितना वेपर प्रेशर कम हो रहा है, P1 नॉट, अब P1 इसमें ग्रेटर कौन है, P1 नॉट ग्रेटर है, तो फिर कितना कम आया होगा वो निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा, डेल्टा P, डेल्टा P, डेल्टा P क्या होगा, डेल्टा P का वैल्यू होगा P1 नॉट माइनस P1। पहले इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए 10 यूनिट का था, अब इसका वेपर प्रेशर हो गया 8 यूनिट का, चेंज कितने का हुआ 2 यूनिट्स का, 10 माइनस 8 2 यूनिट का चेंज हो गया, डेल्टा P कहलाएगा 2 यूनिट। और ये जो चीज है इसको कहेंगे LVP, ओनली LVP, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, R हटा दीजिए, LVP, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी आना। वेपर प्रेशर में कितना कमी आ गया, एक लिक्विड में सॉलिड मिक्स कर दीजिएगा तो इतना अमाउंट वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, उसको कहा जाएगा LVP। दूसरा, अगर डेल्टा P को आप डिवाइड कर दीजिएगा P1 नॉट से, मीन्स P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट, तो इसी चीज को कहा जाएगा RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कहा जाएगा इसको। लेकिन ये एक्चुअल में कैसे है, क्यों कैसे आया वो हम आपको बताते हैं, पूरा चीज ये आया कैसे। सबसे पहले सॉल्यूशन मस्ट बी वेल डाइल्यूट, ये कंडीशन अभी यूज नहीं होने वाला है। दूसरा कंडीशन, सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, ले लिए, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, रॉड्स लॉ ओबे होना चाहिए, और यहाँ पर रॉड्स का दिया हुआ लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए ओबे होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, रॉड्स लॉ के हिसाब से अगर लिखना चाहें तो क्या लिखा जाएगा, इस P1 का वेपर प्रेशर बराबर होगा किसके, P1 नॉट x1, x1 क्या है, ब्लू वाले का अपना कुछ मोल फ्रैक्शन है वो x1 है, रेड वाले का अपना कुछ मोल फ्रैक्शन है x2, रेड वाले का कंसंट्रेशन, रेड वाले का क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन x2 है, ब्लू वाले का कंसंट्रेशन, ब्लू वाले का क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन वो x1 है, क्योंकि ब्लू वाले को 1 नंबर माने, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। x1 का वैल्यू क्या होगा, आप जानते हो x1 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2, यही।
अब एक और चीज हम लोगों को पता है कि बाइनरी सॉल्यूशन है, ये सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, रेड और ब्लू। बाइनरी कंपोनेंट में दो चीज का मोल फ्रैक्शन का सम 1 आता है। अगर टर्नरी सॉल्यूशन होता, तीन कंपोनेंट होता, x1 प्लस x2 प्लस x3, तब सम 1 आता। बाइनरी में दो ही है। ऐसा करने से x1 का वैल्यू निकल जाएगा। x1 का वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस x2। x1 को हम रिप्लेस कर देंगे। ऐसा हम लिख सकते हैं p1 x1 की जगह लिखा सकता है 1 माइनस x2, और अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया p1 नॉट माइनस p1 नॉट x1, सॉरी x2 हो गया ना। ये इसको इधर ले आइए, इसको इधर भेज दीजिए, तो हो गया p1 नॉट माइनस, सॉरी क्या बचा, p1 नॉट x2, इधर बचा p1 नॉट माइनस p1। p1 नॉट माइनस p1 इसको क्या लिखा सकता है, डेल्टा p। ये हो गया डेल्टा p। p1 नॉट को यहाँ डिवाइड भेज दिए, इधर क्या बचा, इधर बचा ओनली x2। p1 नॉट माइनस p1, ये तो हमको पता है डेल्टा p है। डेल्टा p का नाम क्या है, डेल्टा p को ही हम लोग क्या कह रहे थे, LVP, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मैग्नीट्यूड p1 नॉट x2 के बराबर आता है। LVP का वैल्यू, डेल्टा p का वैल्यू p1 नॉट x2 के बराबर आता है, p1 नॉट x2 के बराबर। और RLVP का वैल्यू ये क्या हो गया, डेल्टा p बाई p1 नॉट। बता दिए डेल्टा p बाई p1 नॉट को क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये RLVP। तो उसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, x2 के बराबर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का वैल्यू x2 के बराबर आता है। अब यहाँ एक चीज सोचने वाला चीज है कि इसको रिलेटिव लोअरिंग क्यों कह रहे हैं। देखिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो हुआ, दिस मच अमाउंट लोअर्ड, ये अमाउंट लोअर हो चुका है, इतना अमाउंट प्रेशर घट गया है, तो रिलेट कर दिए किससे, प्योर कंडीशन से, इसीलिए इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कह रहे हैं। प्योर से कितना लोअर हो गया, प्योर कंडीशन में 10 यूनिट था, 10 से 8 हो गया, 2 यूनिट कम हो गया, इतना कम हुआ, 10 था, कम हो गया 2, तो जितना कम हो उसको रिलेट कर दिए प्योर से, तो रेटिंग हो गया यहाँ प्योर, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस तरीके से RLVP का वैल्यू निकल गया और ये वैल्यू भी निकल गया। अब दूसरा चीज है कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट। तो अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो फिर वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो हुआ है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है, उसके लिए कंडीशन लगाना पड़ेगा कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट। कंडीशन है, पहला कंडीशन ले लिए, पतला, सॉरी दूसरा कंडीशन ले लिए, नॉन वोलाटाइल ले लिए, ये भी मान के चल रहे हैं कि एसिडोलिसिस नहीं हो रहा है। तीसरा कंडीशन जो पहला कंडीशन है वो अब काम करते हैं कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट, बहुत पतला सॉल्यूशन होना चाहिए। एक चीज तो आपको पता है कि अगर ये मोल फ्रैक्शन के बराबर है तो मोल फ्रैक्शन क्या आने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2, ये आएगा ये चीज। इस तरीके से ये हम लोगों का रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर इरेज कर रहे हैं, मिला तो हम पूरा ही देंगे, लेकिन इतना ही से इरेज करके हम समझते इतना में आ जाना चाहिए, काम हो जाएगा। और इतना को मिटा करके कंडीशन लेके काम करते हैं। कंडीशन क्या है कि सॉल्यूशन होना चाहिए वेरी डाइल्यूट। अगर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो एक बात बताइए, सॉल्यूट का क्वांटिटी कितना होगा, कम, ज्यादा कि बहुत कम, बहुत कम। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसी चीज को हम कंटिन्यू कर रहे थे। अगर बहुत पतला सॉल्यूशन है तो एक चीज तो क्लियर है कि सॉल्यूट का क्वांटिटी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 इज वेरी मच लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1। ऐसे कंडीशन में N1 प्लस N2 का वैल्यू नियरली N1 ले सकते हैं, क्योंकि N2 का वैल्यू बहुत कम है। 1000 प्लस 1
1001 1001 को नियरली 1000 कह दिए, इस तरह का मामला है वहाँ पे। अब जब हम RLVP निकालना चाहेंगे तो RLVP तो नंबर RLVP एक्चुअल में क्या है, RLVP है x2, पूरा लिख देते हैं फॉर्मूले के टर्म में, डेल्टा P बाई P1 नॉट, ये क्या है, ये x2 है, और x2 का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 की जगह क्या लेना है, सिर्फ N1, तो सिर्फ N1 लेंगे, ठीक है। और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 निकालेंगे तो गिवन मास ऑफ 2 मोलर मास ऑफ 2 मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या चेंज कर देते हैं, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 रहने देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स 1 के जगह लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऊपर चल जाएगा, मोलर मास ऊपर चला गया, अंदर क्या बचा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, इधर क्या बचा, डेल्टा P बाई P1 नॉट। एक चीज देखिए, हर सब्सटेंस का मोलर मास फिक्स है, अगर मान लीजिए सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर का मोलर मास 18, ये फिक्स्ड है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 बाई W1, ये तो मोलैरिटी है, ये तो मोलैरिटी होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये तो मोलैरिटी है। अगर ग्राम में तो केजी में कर देंगे, लेकिन है तो वो मोलैरिटी का डेफिनेशन, तो ये मोलैरिटी है, ये कांस्टेंट है, और ये RLVP है। कांस्टेंट इक्वल को हटाएंगे, ये RLVP हो गया, कांस्टेंट इक्वल को हटाएं, प्रोपोर्शनल लग गया, N2 बाई W1, N2 बाई W1 को डायरेक्ट लिखते हैं हम, ये एक्चुअल में है क्या, मोलैरिटी। अब कोई सा भी प्रॉपर्टी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी हो जाए तो वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हेंस RLVP is a RLVP is colligative प्रॉपर्टी। RLVP एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये था हम लोग का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देखें, और इसके बाद हम लोग सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। इसमें कुछ नहीं है, जो कंडीशन लगाना था वही कंडीशन हम लोग लगा करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर दिए। या RLVP अपने आप में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो कंडीशन था वो वेल डाइल्यूट सॉल्यूशन का, वेल डाइल्यूट सॉल्यूशन कंडीशन लगाएं, आ गया। रॉल्स लॉ तो इसमें ओबे होगा, ये बात आप समझ के चलिए, इसको नोट करिए। उसके बाद पिक्चर तो पूरा वही रहने देंगे, वहां से फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। RLVP के बाद रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर के बाद EBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको नोट करिए, कंटिन्यू करिए। Now, second number colligative property EBP, elevation in boiling point. Elevation in boiling point means elevate करना, बढ़ जाना। किसी का बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है? जब हम एक प्योर लिक्विड में एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड कर देंगे, नॉन वोलेटाइल जनरली सॉलिड होता है, एक प्योर लिक्विड में सॉलिड अगर ऐड कर देंगे हम लोग और मिक्स करके एक होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन बना लेंगे, ऐसे कंडीशन में उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम है ना, मतलब उड़ने का टेंडेंसी कम हो गया। पहले इसका जो उड़ने का टेंडेंसी था वो इतना था, अब उड़ने टेंडेंसी इतना हो गया। उड़ने टेंडेंसी कितना कम हो गया, इतना अमाउंट। तो इसको कहा जाएगा LVP, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी आया ना, कितना कमी आया, इतना। दूसरा, इसका अपना एक प्योर लिक्विड का अपना बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। ये जब उड़ना चाहेगा तो उड़ने के टेंडेंसी तो अलग है, इवापोरेशन का केस है। हम इसको बॉयल करना चाहेंगे, बॉयल करना जब चाहेंगे तो इतने टेम्परेचर पे वो बॉयल होगा, उसका नाम रखें TB0, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लेकिन जब सॉल्यूशन बना देंगे
तो सॉल्यूशन के टाइम में उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा, उसका नाम रखें TB। क्या आप इन्हें बता सकते हो किनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जिनका वेपर प्रेशर ज्यादा है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जिनका वेपर प्रेशर कम है, उड़ने का टेंडेंसी कम है, उड़ना नहीं चाह रहा है, बॉयल करने का मतलब क्या है? उड़ाना है, उसको वेपर बनाना है, तो ज्यादा टेम्परेचर देकर के, ज्यादा हीट देकर के आपको बॉयल करना पड़ेगा। जब वो उड़ना नहीं चाहेगा तो ऐसे कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो प्योर कंडीशन में, इसका जो प्योर कंडीशन में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है TB नॉट। इम्प्योर कंडीशन में TB, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ज्यादा टेम्परेचर देकर बॉयल करना पड़ेगा। उड़ना नहीं चाह रहा है, वेपर प्रेशर कम है, उड़ने टेंडेंसी कम हो गया है, उड़ना ही नहीं चाह रहा है, तो ज्यादा टेम्परेचर दीजिए, ज्यादा हीट दीजिए, वो उड़ेगा। कितना उड़ने का टेंडेंसी उसका बढ़ गया है? तो डेल्टा TB। कितना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है? उसे EBP, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, इतना बढ़ गया है। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो TB माइनस TB नॉट, इसी को कहा जाता है EBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसका वैल्यू आएगा KB इंटू M, जहाँ पे KB इसको कहा जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और इस स्टडी को इबिलियोस्कोपी भी कहा जाता है। तो वो कैसे है डेरिवेशन में, वो हम लोग सीखेंगे, उसके लिए हम लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, वो सीखेंगे। उससे पहले हम यहाँ आते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ये क्या चीज़ है। अब तक हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बहुत लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइल्स हो जाए, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट्स बॉयल। तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होता है उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन ये जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सब जगह देखिए वेपर प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ भी बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट को वेपर प्रेशर से रिलेट करके समझेंगे। किस वे में? देखिए, एक ग्राफ हम बना रहे हैं, वो ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। और यहां कहीं पर एक मैग्नीट्यूड है, उसका वैल्यू है 1 atm। हम एक सॉल्यूशन ले लिए और एक सॉल्वेंट ले लिए। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पता कर रहे हैं किसी T टेम्परेचर पर। एक टेम्परेचर है यहाँ पर, मान लीजिए T टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड कंडीशन का टेम्परेचर है। इस कंडीशन पर हम देखें तो लिक्विड का जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ इतना है, इतना। इस पॉइंट पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो है P1 नॉट, सॉरी P1। और इसी टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखें तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कुछ इतना है, इसी टेम्परेचर पर। टेम्परेचर यही, लेकिन वेपर प्रेशर कुछ अलग, वेपर प्रेशर P1 नॉट। कौन आपको ग्राफिकली कौन सा दिख रहा है? P1 इतना ही है, जबकि P1 नॉट इतना है, मीन्स P1 नॉट ग्रेटर है। वही तो शुरू मान के चले, P1 नॉट ग्रेटर है। जान रहे हैं हम लोग प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉलिड ऐड कर देंगे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कितना कम होगा? वो अमाउंट कितना होगा? यहां से लेकर के यहां तक। इस अमाउंट को क्या नाम दिए? डेल्टा P। क्या कहा जाएगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यही एक्चुअल में यहां से यहां डेल्टा P है, ये एक्चुअल में यहां से यहां डेल्टा P है। कंफ्यूज नहीं करिए, तो हम आपको इसको ब्लैक कलर में देते हैं। ये डेल्टा P है, जिसको हम लोग LVP कह रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, हम लिक्विड को बॉयल करना चाह रहे हैं, प्योर लिक्विड को बॉयल करना चाह रहे हैं। बॉयल जब करेंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ता जाएगा, उड़ने का टेंडेंसी भी तो बढ़ेगा। जब बॉयल करिएगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाएगा।
ब्लू के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एक्शन डीप पड़ जाएगा। ऐसे कंडीशन में ब्लू बहुत तेजी में उड़ेगा और ये रोक नहीं पाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ते 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 एक टाइम आएगा कि लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए। वो 1 atm कहाँ पे लिए? यहाँ पे। तो ये जो ग्राफ है, कर्विकल ग्राफ बढ़ता है इस तरीके से, ऐसे बढ़ता है, और एक पॉइंट लेके हम लोग रखे हुए हैं, वो पॉइंट का वैल्यू कितना है? 1 atm। ये 1 atm का लेवल है, ये 1 atm का लेवल है। अब जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, बॉयल कर रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ते 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 कहाँ चला गया? इतना बढ़ गया कि 1 atm हो गया। और जब 1 atm हुआ, उस कंडीशन में टेम्परेचर अगर हम नोट करें, तो जो भी कुछ टेम्परेचर मिलेगा उसी टेम्परेचर को कहा जाएगा, यही टेम्परेचर कहलाएगा TB0, मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये तो अपने आप में सॉल्वेंट है। और ये क्या कहलाएगा? ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ये पॉइंट कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। इस पॉइंट को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, यहां से लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। यही। और सॉल्यूशन के बारे में अगर देखें तो ये हम सॉल्वेंट को हम जब बॉयल करना स्टार्ट किए तो ऐसा ग्राफ मिला। सॉल्यूशन को जब बॉयल करेंगे तो सॉल्यूशन जो नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे इतना वेपर प्रेशर उसका, इसको बॉयल करना स्टार्ट करेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। बढ़ते बढ़ते इसका वेपर प्रेशर बढ़ने लगा, बढ़ते 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 एक टाइम आया कि इसका वेपर प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया। ये सॉल्यूशन ग्राफ है। तो जब 1 atm के बराबर हुआ, उस कंडीशन में इसका अगर हम टेम्परेचर नोट करने गए, तो इस कंडीशन में हमको इसका टेम्परेचर जो मिल गया वो कुछ यहाँ पर मिला। इस टेम्परेचर को ही कहा जाएगा TB, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ग्राफ से आपको कौन सा दिख रहा है ग्रेटर, TB या TB0? क्लियर दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि P1 और P1 में P1 ग्रेटर है, ये ऊपर है, लेकिन TB0 स्मॉलर है। किससे? TB से। तो याद रखिए, जिनका वेपर प्रेशर ज़्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिनका वेपर प्रेशर कम उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, ये कहलाएगा डेल्टा TB। यही डेल्टा TB को क्या कहा जाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा? पहले बॉइलिंग पॉइंट इतना था, अब इतना हो गया, तो बढ़ा कितना? इतना। पहले 10 यूनिट था, अब पहले 10 यूनिट था, अब 12 यूनिट हो गया, तो बढ़ा 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट का चेंज हो, डेल्टा TB। और ये डेल्टा TB आपको हम बता दें, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है डेल्टा P पे। डेल्टा TB डायरेक्टली डिपेंड करेगा डेल्टा P पे। कैसे? मैथमेटिकली या बाय ग्राफिकली डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए इनकेस सॉल्यूशन का ग्राफ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मान लीजिए यहाँ रहता, तो फिर ये ग्राफ ऐसे बनता, डेल्टा P इतना आता और ग्राफ ऐसे जाता, ऐसे जाते थे, कुछ यहाँ मिलता, और यहाँ से फिर आते 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 उसका वेपर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ मिलता, पॉइंट यहाँ आता, तो डेल्टा T यहाँ होता। तो डेल्टा TB इतना हुआ, पहले कम अब ज़्यादा। डेल्टा TB ज़्यादा कब हुआ? डेल्टा P कम, बाद में ज़्यादा। डेल्टा T ज़्यादा होने के लिए डेल्टा P ज़्यादा होना चाहिए। डेल्टा P ज़्यादा होगा तो डेल्टा TB ज़्यादा होगा। यही ग्राफिकली हम लिखें कि बाई ग्राफिकली हमको यहाँ से दिख रहा है कि डेल्टा TB डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे? डेल्टा P पे। और डेल्टा P किस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है? तो डेल्टा P बराबर है किसके? P1 x2 के। P1 तो कांस्टेंट है, किसी भी लिक्विड का प्योर कंडीशन वेपर प्रेशर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इक्वल हटा देंगे, डेल्टा P प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? x2 के। जस्ट
नो, बता रहे थे कि डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी है और डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 आएगा। डेल्टा पी T1 नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट इक्वल टाइम प्रोपोर्शनल लगा दिए, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल टू x2 मीन्स डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, x2 के। अब क्या कर रहे हैं हम, एक कांस्टेंट आ जाते हैं, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल हटा दिए, कांस्टेंट लगा दिए के, या इसको आपने क्या करिए, एक और स्टेप ले लीजिए ताकि आपको और कंफ्यूजन नहीं हो। डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 और इक्वल करने के लिए क्या किए, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के x2, जहाँ पे x2 का वैल्यू आपको पता है, x2 होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। ये डेल्टा टीवी का नाम क्या है, डेल्टा टीवी का नाम है EBT। अब ये तो ये आया, ये नहीं आया, तो ये कब आएगा, डेल्टा EBT एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो फिर इसका एक्सप्रेशन ये आएगा सॉल्व करके, लेकिन ये कब आएगा, तो अभी ये एक प्रॉपर्टी नॉर्मल प्रॉपर्टी है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन कॉलिगेटिव है कि नहीं उसके लिए तो कंडीशन लगाना पड़ेगा। कंडीशन इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो फिर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब आपको पता है, N2 is very much less than N1, therefore N1 plus N2 is nearly equal to N1। ऐसे कंडीशन में ये जो डेल्टा टीबी आ रहा है हम लोगों का, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के N2 बाई N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 की जगह पे सिर्फ N1 रख देंगे। और अभी थोड़ा देर पहले बताए थे हम लोग कि N1 एक्चुअल में क्या होता है, N1 होता है गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास देखिए ऊपर से जाएगा, क्या बन जाएगा, K इंटू M1 N2 बाई W1। इधर क्या हुआ, इधर हुआ डेल्टा टी। K कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएं, उस कांस्टेंट का नाम क्या रखें, K, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K। और M इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, किसी भी कंपाउंड का मोलर मास फिक्स, कांस्टेंट कांस्टेंट मिलके कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट मिलके कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हटाए प्रोपोर्शन लगा दिए, N2 बाई W1, दिस इज मोलारिटी। अब जब इक्वल करना है हमको, ये ऐसा क्यों किए, क्योंकि मोलारिटी होता है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज मोलारिटी। अब जब इक्वल करेंगे तो इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट लगाएं, दैट कांस्टेंट इज Kb इंटू M, वेयर Kb इज, यहाँ पे Kb का नाम लिख दे रहे हैं, नोट्स में आप लोग उसे कंटिन्यू करिएगा, वेयर Kb इज, इसका एक तो नाम है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। दूसरा इसको कहा जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तीसरा इसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट ये भी कहते हैं इसको। और इस Kb का वैल्यू बराबर आता है RTB नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के टर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा RTB नॉट का स्क्वायर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाई 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन।
ये जो पूरा स्टडी इसको कहा था वीडियोस्कोपी। तो ये वीडियोस्कोपिक कांस्टेंट का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, जहाँ पे आर क्या है, आर गैस कांस्टेंट, टी भी नॉट पता है, एलएच हो गया लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यूनिट ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये क्या होता है, इसका यूनिट होता है जूल पर ग्राम, लेकिन वहीं पर यूनिट ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट वैल्यू है, इसका यूनिट होता है जूल पर मोल। और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बराबर होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हम लोगों का पूरा नोट्स था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर। ये कहाँ से आया, तो ये इस तरीके से आया है, इसी चीज़ को हम पहले लिख देंगे डायरेक्ट। ये था हम लोग का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब किसी का बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट घट जाना मीन्स डीएफपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप इसमें आपको समझ में आया होगा, बहुत क्लियर हुआ होगा मैटर। और जिन लोगों को भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर जुड़े हुए नहीं हैं, फर्दर कंटिन्यू स्टडी करना है, चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ रहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई तरह का डाउट्स तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसको क्लियर करेंगे। और इन चीज़ों को अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आई थिंक ये टॉपिक हम लोगों का पूरा फिनिश हो गया, और नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक में हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मिलेंगे। इत्मीनान से स्टडी करिए और फ़ायदा उठाइए।